नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नवाब मलिक का बचाव करते हुए यह कहा कि नवाब मलिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए दिन एनसीबी पर हमले कर रहे हैं और जिस तरह से अधिकारियों को घेर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार जो संस्थाएं हैं संवैधानिक, उनका दुरुपयोग कर रही है। उनका इशारा था ईडी की तरफ, क्योंकि ईडी ने जो कार्रवाइयां पिछले दिनों की हैं उसमें शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की तो 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है, जबकि 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की गई है। वहीं आपको बताएं, जो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख है, उनके ऊपर भी केस चल रहा है और वो जेल में बंद हैं, ईडी की गिरफ्त में हैं। सीबीआई का केस भी चल रहा है, जिसके लिए जो परमवीर सिंह पूर्व कमिश्नर है मुंबई के, उन्होंने आरोप लगाए थे। और इसी तरह आरोप लगे हुए हैं परिवहन मंत्री अनिल परब पर, यानी पूरी सरकार एक तरह से घिरती दिखाई दे रही है। और ऐसे में अब उनको लग रहा है कि ठीकरा फोड़ें तो किसके सर? तो शरद पवार जो कि अपनी पार्टी के प्रमुख हैं, वो बचाव में उतरे नवाब मलिक के। और ऐसे समय में उन्होंने ये बयान दिया है जब नवाब मलिक जेल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं समीर वानखेड़े के विरुद्ध फर्जी आरोप लगाने के आरोप में। ये जो फर्जी आरोप लगाए गए हैं समीर वानखेड़े की जाति, धर्म, और उन्होंने इतना कह दिया कि रेड ही फर्जी है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इतने दिन बाद, लगभग 1.5 महीना होने को आया, जो जिस कार्रवाई को लेकर नवाब मलिक ने सवाल उठाया था, वो शुरू हुआ था आर्यन खान ड्रग मामले से लेकर। और आर्यन खान ड्रग मामला कब हुआ? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर से अब 1.5 महीना बीत गया। अब शरद पवार को याद आया है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, ये कुछ दुरुपयोग करा जा रहा है इनका। क्यों भाई? आपका ये ज्ञान जागृत अब इतने दिन में क्यों हुआ? ये शरद पवार का ज्ञान जागृत इसलिए हुआ क्योंकि अब उनको लग रहा है कि यदि इन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो ईडी है, ये सीबीआई है, अगर अपनी जांच में तेजी लाई और इन्होंने जांच ठीक से की तो लगभग उनकी आधी सरकार इसमें घिरी हुई दिखाई देगी। क्योंकि आपको याद होगा कि जो परमवीर सिंह ने आरोप लगाए थे पूर्व कमिश्नर ने, वो थे ट्रांसफर और पोस्टिंग का घपला घोटाला, 100 करोड़ महीने की उगाई। और इस मामले को लेकर जिस तरह से इंटेलिजेंस हेड जो महाराष्ट्र पुलिस में थी, रश्मि शुक्ला ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो गृह मंत्रालय के पास है, सीबीआई उस मामले की जांच कर रही है, उसमें कई शिवसेना के नेता भी और उसमें कांग्रेस के नेता भी और एनसीपी के नेता भी सब घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से उगाही वसूली कांड में ये सब लोग लगे हुए थे। तो अगर जांच हुई तो ये सब फंसेंगे। और इसलिए एक राजनीति के तौर पर उनको लगता है कि महाराष्ट्र में जब बीएमसी का चुनाव आ रहा है तो वो पहले ही केंद्र पे ये आरोप लगा दें, यानी बीजेपी को घेर लें कि कल को जब इनके मंत्री और इनके विधायक जेल में जाते हुए दिखाई दें तो पब्लिक अगर पूछे कि तुम्हें बिठाया तो सेवा के नाम पर था, आप कहते हो कि मैं जनसेवक, लेकिन आपने तो लूट मचाई महाराष्ट्र में, तो आपका क्या कहना है? तो इन्होंने जवाब बना लिया पहले ही कि पहले ही कह दो कि बीजेपी दुरुपयोग कर रही है ताकि ये बच सकें। लेकिन आपको बताएं, मैं शरद पवार जी बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन इनको बड़ी शालीनता से पूछना चाहता हूं कि यदि आप जो ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का और एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो शरद पवार जी, अगर दुरुपयोग ही करना होता मोदी जी को और अमित शाह को, तो शरद पवार जी भी जेल में होते, फिर आपको क्यों छोड़ते? केवल भतीजे की संपत्ति जब्त क्यों की? आपके ऊपर भी 2-4 केस लगा देते अगर फर्जी लगाना है। फर्जी नहीं लगाए जा रहे, इसी से पता लगता है कि आपके ऊपर एक भी आरोप नहीं लगाया गया। आप आजाद घूम रहे हो, कोई आपको नहीं घेर रहा और भतीजा, उसकी संपत्ति सीज हो रही है। इसका मतलब भतीजे के पास संपत्ति थी। तो शरद पवार जी, अगर आप ये पक्ष में आ रहे हो तो आप बताएं, अजीत पवार के पास 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति कैसे आई? राजनीति में आने के पहले जो व्यक्ति एक साधारण जीवन जीता था, आज की डेट में अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली, ये कैसे आई? ये अलग बात है कि 2014 में मोदी सरकार आई तो कार्रवाई शुरू हुई, इसके पहले सौदे हो जाते थे, इसके पहले समझौते हो जाते थे और मिलकर सरकारें बना ली जाती थी इन्हीं बेस पर।
कि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत है, या तो समर्थन दो, नहीं तो जेल जाओगे। और इसी तरह ब्लैकमेलिंग का जो धंधा है, ये किया होगा कभी कांग्रेस के टाइम में, लेकिन आज के समय में यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी जिसको आप आरोप लगा रहे हो, यदि ये एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही होती तो महाराष्ट्र में आज भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होती महाराज। क्योंकि याद करिए, अजीत पवार किसी एक समझौते सौदे के तहत बना चुके थे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का, समर्थन देने की बात कर ली थी। और अगर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना होता तो उस समय जब देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री की और वो मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल चुके थे, अजीत पवार समझो वो समर्थन कर चुके थे, 100 विधायक लाने की बात कर चुके थे, उस टाइम आरोप लगाते, जेल में डाल देते, ब्लैकमेलिंग करते, तो कुछ भी नेताओं को पकड़ के कुछ भी कर सकते थे अगर दुरुपयोग करते। तो शरद पवार जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों में कोई दम नहीं है। हां, आप पार्टी के प्रमुख हैं और आप ही की पार्टी का प्रवक्ता नवाब मलिक है, तो एक अपनी पार्टी के विधायक या अपने पार्टी के नेता को आप पक्ष लें, उसके पक्ष में आप खड़े हों, यह आपका अधिकार है और आपका शायद फर्ज भी है। लेकिन आप ये तो देखें कि नवाब मलिक आरोप लगा क्यों रहा है। क्या वो नवाब मलिक इसलिए आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र की आम जनता को एनसीबी परेशान कर रही है? मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र की जो आम जनता है, क्या वो एनसीबी से त्रस्त है कि एनसीबी के अधिकारी, एनसीबी के सिपाही लेवल के व्यक्ति वो जगह जगह रेड करते हैं, आम आदमी को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, फर्जी केस लगाते हैं? या एनसीबी बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाल रही है जो ड्रग पार्टी करते हैं, जो कानून को अपनी रखेल समझते हैं, जो कानून से कभी नहीं डरते, जो पैसे के बल पर मिनटों में अपनी जमानत होने का गुमान रखते हैं, जो ये कहते हैं अधिकारियों को और कोर्ट में कि मेरे पिता इतने अमीर हैं, वकील कहता है यानी कि वो पूरा क्रूज खरीद सकते हैं, यानी वो बता रहे हैं कोर्ट को कि इनके पास कई हजार करोड़ रुपए हैं साहब, ये कोर्ट को भी खरीद सकते हैं। इस तरह का जो इनडायरेक्टली इशारा कर रहे हो और ऐसे लोगों को कोई ईमानदार अफसर पकड़कर जेल में डाल रहा हो, तो आप कहोगे उगाही के लिए हो रहा है। उगाही के लिए होता तो आज की डेट में आर्यन खान के ऊपर केस ना होता, छूट गए होते, सौदा हो गया होता, जो जिस तरह की बातें सामने आई हैं हो गया होता। अब से पहले किसने पकड़ा था? 2014 के पहले शरद पवार जी मुझे बताएं कि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर किस बड़े खान का बेटा या खान पे कार्रवाई हुई है, बताएं जरा। बेटा तो 3 साल से स्वीकार कर रहा है कि वो ड्रग 3 साल से ले रहा था। ड्रग 3 साल से ले रहा था तो ड्रग पार्टियां भी हो रही होंगी, और ड्रग पार्टी हो रही होंगी महाराष्ट्र के अंदर तो ड्रग कोई सप्लाई भी कर रहा था। और जब ड्रग सप्लाई कर रहा था, ये तो सुशांत सिंह राजपूत के किस्से में पता लग गया कि ड्रग आती है और ड्रग की सप्लाई होती है और बॉलीवुड में चलता है सब ये। तो फिर महाराष्ट्र की पुलिस ने आज तक किसी ऐसे बड़े जो ड्रग के माफिया हैं, बॉलीवुड के स्टार किड हैं या स्टार हैं, उनको कभी पकड़ा? नहीं पकड़ा। छुटपुट 2-4 ग्राम, जिसको आप सवाल उठा रहे हो समीर वानखेड़े पे, चाहे उद्धव ठाकरे की सरकार में बैठे हुए लोग हो, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो एनसीपी के नेता हो, सब क्या कह रहे हैं? 2-4 ग्राम पे एनसीबी कार्रवाई कर रही है, बड़ों बड़ों को नहीं पकड़ती। भैया एनसीबी 2000 करोड़ की भी ड्रग पकड़ती है और वो शाहरुख खान के बेटे को भी पकड़ती है। तो वो बड़े बड़े ड्रग पैडलरों को भी पकड़ रही है, छोटे पैडलरों को पकड़ रही है, उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। सवाल है महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस पर। नवाब मलिक को जिस तरह से आप क्लीन चिट देते हुए उसकी तारीफ कर रहे हो कि घेरना अच्छा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी आप रुक जाइए, पता लगेगा। मुंबई हाई कोर्ट में केस है, और अब जिस तरह से समीर वानखेड़े को नवाब मलिक घेरने की कोशिश में और नौकरी छुड़ाने का दावा कर रहे थे, जेल भेजने का दावा कर रहे थे, अब आप देखेंगे शरद पवार जी कुछ दिन में कोर्ट तय करेगा कि नवाब मलिक जी जेल जाते दिखाई देंगे और नवाब मलिक जी के आरोप सब झूठे सिद्ध होंगे। तब आप क्या कहेंगे कि कौन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा था, केंद्र या महाराष्ट्र की सरकार या महाराष्ट्र के राज या महाराष्ट्र के मंत्री या महाराष्ट्र के सत्ता में बैठे हुए विधायक? ये कुछ ही दिनों में खुलासा हो जाएगा। शरद पवार जी के बारे में महाराष्ट्र की जनता बड़े आश्चर्यजनक तरीके से एक सवाल उठा रही है, और वो ये कि शरद पवार जी एक सीनियर लीडर माने जाते हैं
उनको जहां तक कि ये तक कह दिया गया है संजय राउत जैसे नेताओं के द्वारा कि वो तो जो है भीष्म पितामह है राजनीति के। अब इतना सीनियर लीडर एक ऐसे आदमी के साथ में खड़ा है, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में खड़ा हो गया है जिसके ऊपर दाऊद के गुर्गों से संबंध रखने के आरोप हैं, बम ब्लास्ट के लोगों के जो दोषी हैं, सीरियल बम ब्लास्टों के दोषी हैं मुंबई के, उनके साथ संबंध होने के आरोप लगे हैं। और ये आरोप सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए थे। अच्छा होता कि शरद पवार इस पर जवाब देते, लेकिन आप देखें कि इस पर जवाब देने के बजाय, इन आरोपों पर सफाई देने के बजाय, ये इनके पक्ष में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि नवाब मलिक जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो जनता कह रही है कि शरद पवार को तो ये चाहिए कि जिस तरह से अनिल देशमुख के ऊपर जब आरोप लगे तो आपने उनसे इस्तीफा लिया, आज की डेट में नवाब मलिक के ऊपर आरोप हैं और वो आरोप बहुत गंभीर हैं कि इनके संबंध आईएसआई से हैं, इनके संबंध बम ब्लास्ट वालों से हैं, इनके संबंध दाऊद इब्राहिम जैसे गिरोह से है जो मुंबई की जनता की हत्या का दोषी है। और अब इनकी जो बौखलाहट है जिसको आप तारीफ कर रहे हैं, वो नवाब मलिक केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके दामाद ड्रग केस में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी एक अपराधी के परिवार वाला और जिसके ऊपर खुद आरोप लगे हैं, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नवाब मलिक के खड़े होकर जो शरद पवार हैं वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या वो जो लोग कहते हैं कि शरद पवार जी भी ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी दाऊद की मदद करी थी, तो क्या इसलिए कि वो नवाब मलिक से लिंक हो रहा है, इसलिए क्या आप इसीलिए इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? तो ये जनता सवाल पूछ रही है, आखिरकार आप नवाब मलिक का इस्तीफा कब लेंगे, जबकि आपने अनिल देशमुख का इस्तीफा लिया था जो जेल के अंदर बंद है। वंदे मातरम।